गांधी दर्शन की क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल, खुशामदीद। सन 1921 के पूरे साल में असहयोग आंदोलन का काम तेजी से आगे बढ़ा। फिर भी वह साल अनिश्चय और प्रबल विक्षोभ से भरा रहा। उस अनिश्चय के झोंके से गांधी भी अछूते नहीं रहे। विद्रोह बढ़ रहा था और सरकार की पाशविक दमन नीति के कारण उस विद्रोह का संगीत द्रुत से द्रुततर लय पकड़ता जा रहा था। नासिक जिले के मालेगांव में खून खराबा हुआ। बिहार के गिरिडीह में विपत्ति की झलक देखने को मिली। 1921 के मई महीने में और भयानक घटनाएं हुई। काम बंद करने के कारण चाय बागान के 12,000 कुलियों पर गोरखा सेना ने हमला कर दिया। इसके विरोध में पूर्व बंगाल के रेल और जहाज के कर्मचारियों ने 2 महीनों तक हड़ताल चलाई। गांधी उस समय भी समझौता कराने की कोशिश कर रहे थे। वाइसराय लॉर्ड रीडिंग से मई महीने में मुलाकात करके उन्होंने विस्तार पूर्वक बातें की। अली बंधु भी अपने उत्तेजक भाषणों से जनता को भड़का रहे थे। गांधी ने उन्हें भी शांत करने का जिम्मा लिया। वे मुसलमान भाइयों से ये वादा लेकर ही रहे कि चाहे जो भी हो वे हिंसा का आश्रय नहीं लेंगे। यानी गांधी के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां थी, फिर भी आंदोलन की तेजी नहीं घटी। खास तौर से भारतीय मुसलमानों का दुस्साहस और बढ़ गया। 8 जुलाई को कराची में खिलाफत सम्मेलन शुरू हुआ। वहाँ मुसलमानों ने इस्लाम के बारे में अपनी पुरानी मांगें दोहराई। उन्होंने कहा मुसलमानों के लिए फ़ौज में भर्ती होना मना है, उस नौकरी के लिए किसी और की मदद करना भी मना है। सम्मेलन ने यह कहकर अंग्रेजी सरकार को धमकी तक दे डाली कि अगर सरकार अंगोरा के नेताओं के प्रति अपना अन्यायपूर्ण रुख न बदलेगी तो साल के आखिर में कांग्रेस का जो अधिवेशन होगा मुसलमान उसमें असहयोग आंदोलन और भारत में स्वतंत्र गणतंत्र की घोषणा करेंगे। 28 जुलाई को बम्बई में राष्ट्रीय कांग्रेस समिति की बैठक हुई। नए संविधान की स्वीकृति के बाद इस समिति की पहली बैठक थी। समिति में निर्णय किया गया कि प्रिंस ऑफ वेल्स जब भारत आएंगे तो उसका बहिष्कार किया जाएगा। 30 सितंबर से पहले सारे विदेशी कपड़ों के निषेध की भी घोषणा की गई। कहा गया कि सम्मेलन भारतीय करघा उद्योग को प्रोत्साहन दे रहा है। उसकी इच्छा है कि उस उद्योग को संगठित रूप से चलाया जाए। उसने इस ओर भी ध्यान दिया कि व्यवसायियों की स्वार्थ रक्षा के लिए सरकार की सारी चेष्टाओं के बावजूद शराबखोरी के खिलाफ और दृढ़ जनमत तैयार किया जाए। लेकिन खिलाफत सम्मेलन के मुसलमानों से अधिक अनुभवी होने के कारण समिति के सदस्यों ने उपद्रवों की निंदा की और ये सलाह भी दी कि अभी असहयोग आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। साथ ही उन्होंने अहिंसा के प्रचार के लिए अधिक उद्योग करने की पहल की। अगस्त में मोपलाओं ने जोर शोर से उपद्रव कर दिए। मोपला यानी केरल में वे उपद्रवी कई महीनों तक वहाँ उपद्रव करते रहे। उनको शांत करने के लिए गांधी ने मौलाना मोहम्मद अली के साथ मालाबार जाना चाहा। सरकार ने उन्हें जाने तो दिया ही नहीं, उल्टे खिलाफत सम्मेलन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित करने के अपराध में मौलाना मोहम्मद अली और उनके भाई मौलाना शौकत अली के साथ बहुत से जाने माने मुसलमानों को सितंबर महीने में गिरफ्तार कर लिया। इसी के साथ दिल्ली में खिलाफत केंद्रीय समिति ने खिलाफत सम्मेलन में पारित प्रस्तावों को दोहराया और उन्हीं प्रस्तावों की जोरदार गूंज सैकड़ों सभाओं में सुन पड़ी। 4 अक्टूबर को गांधी जी ने कहा कि अपने मुसलमान भाइयों की लड़ाई में वे भी शामिल है। कांग्रेस के 50 विशिष्ट सदस्यों के साथ मिलकर उन्होंने एक वक्तव्य प्रकाशित किया जिसमें कहा गया कि
सरकार के साथ असहयोग करने के बारे में अपनी राय जाहिर करने का अधिकार सभी नागरिकों को रहेगा। दूसरा, जिस सरकार ने भारत की नैतिक, आर्थिक और राजनीतिक सम्मान की हानि की है, कर्मचारी अथवा सैनिक के रूप में उसके मातहत काम करना प्रत्येक भारतीय के लिए लज्जाजनक है। और तीसरा, इस सरकार में से अपना संबंध तोड़ लेना सबके लिए उचित है। कराची की अदालत में अली भाइयों पर मुकदमा चला। अन्य अपराधियों के साथ उन्हें भी 2-2 साल के लिए कठोर कारावास की सज़ा मिली। इस फैसले का जवाब भारत ने और उग्र रूप से दिया। 4 नवंबर 1921 को दिल्ली में कांग्रेस समिति ने गांधी के वक्तव्य का समर्थन किया। निश्चय किया गया कि प्रत्येक प्रांत अपनी जिम्मेदारी पर असहयोग आंदोलन शुरू कर सकता है। इसके अंतर्गत करबंदी भी आ जाती थी। हाँ, समिति ने ये शर्त भी रखी थी कि असहयोग करने वाले स्वदेशी और असहयोग की कर्तव्य सूची से बाल बराबर भी इधर उधर नहीं होंगे। अहिंसा का व्रत लेंगे और चरखा चलाएंगे। गांधी के नेतृत्व में समिति ने ये प्रयत्न भी किया कि आंदोलन को व्यवस्थित और आत्मत्याग की नीति से शांतिपूर्वक बनाए रखा जाए। आत्मत्याग और व्यवस्था के इस निर्देश को और भी स्पष्ट करने के लिए समिति ने कहा कि असहयोग करने वाले अथवा उनके परिवार के लोग कांग्रेस से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता की आशा ना रखे, स्वयं अपना बलिदान, त्याग, आत्मत्याग स्वयं करे। असहयोग का विराट आंदोलन शुरू होने ही वाला था कि 17 नवंबर को प्रिंस ऑफ वेल्स बम्बई आ पहुंचे। उनके आगमन के पूरे बहिष्कार के आदेश का मध्यवित्त लोगों तथा उनसे भी नीचे की श्रेणी वालों ने पालन किया। पारसियों, धनिकों और सरकारी कर्मचारियों ने उस आदेश पर ध्यान नहीं दिया। उनके रुख से जनता में इतना क्रोध फैला कि उनके प्रति दुर्व्यवहार करने लगे। उन्होंने औरतों को भी नहीं छोड़ा। इस तरह उपद्रव तेजी से बढ़े। कितने घर लूटे गए, कितने लोग घायल हुए और मरे। बेशक इसके अलावा और कोई हिंसात्मक विस्फोट नहीं हुआ। हड़ताल के आदेश का सारे भारत में पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से पालन हुआ। कहीं कोई दुर्घटना नहीं हुई। लेकिन गांधी ने कहा, बम्बई के दंगे से उनके हृदय में तीर चुभ गया है। उपद्रव की खबर मिलते ही वे घटनास्थल पर दौड़ आए। उन्हें देखकर जब उपद्रवियों ने जय जयकार की तो उनकी लज्जा दुगनी हो गई। उन्होंने नाराज होकर जनता को तितर बितर हो जाने का आदेश दिया। कहा कि अगर पारसी लोगों ने प्रिंस का सम्मान करना चाहा था तो ये उनका मामला था, लेकिन ऐसे हिंसा का आचरण को किसी तरह क्षमा नहीं किया जा सकता। जनता उस समय तो शांत हो गई, तथापि थोड़ी ही दूरी पर फिर उपद्रव शुरू हो गए। ऐसा लगा जैसे मनुष्य की निकृष्टतम मनोवृत्ति जमीन फोड़कर बाहर निकल आई हो। ये 20,000 आदमी इतनी आसानी से तर्कों की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। फिर भी उपद्रव सीमाबद्ध ही रहा। यूरोप में तो मामूली से मामूली क्रांति दिवस मनाने में भी इससे अधिक तोड़फोड़ हो जाती है। असहयोगियों और बम्बई के नागरिकों के प्रति गांधी ने वेदना विक्षुब्ध अपील निकाली, जो बहुत सी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हुई। उन्होंने कहा कि इस घटना से यही प्रमाणित होता है कि जनता अभी असहयोग आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। इसी कारण उन्होंने आंदोलन को स्थगित करने का आदेश भी दिया। दूसरों के हिंसात्मक कामों के लिए उन्होंने अपने को दंडित करना चाहा। उन्होंने 5 दिनों का अनशन व्रत किया। सप्ताह में 24 घंटों के अनशन का नियम वे यूं भी पालन करते थे। भारत के यूरोपियनों को बम्बई के दंगे से जितना भय नहीं हुआ था, उससे कहीं अधिक दुश्चिंता का कारण बनी वे सामूहिक, शांत और परिपूर्ण हड़ताल। इसका कुछ उपाय करने के लिए उन लोगों ने वायसराय को घेरा। हर प्रांत में सरकार एक के बाद एक ऐसे अत्याचार करने लगी जिसका न्याय से कोई संबंध नहीं था। राजद्रोहियों और गुप्त समितियों के सदस्यों के कार्यों के विरुद्ध 1908 का एक पुराना कानून था। अतीत के गड्ढे से निकालकर उससे कांग्रेस के स्वयंसेवकों और खिलाफत के विरुद्ध चालू किया गया।
हजारों आदमी कैद कर लिए गए। इसके जवाब में हजारों नए स्वयंसेवकों के दलों ने कांग्रेस की सूची में अपना नाम लिखा दिया। अखिल भारतीय श्रृंखला के द्वारा प्रादेशिक समितियों के स्वयंसेवक दल का संगठन करने का आदेश दिया गया। कलकत्ता में प्रिंस के आगमन के सिलसिले में 24 दिसंबर को हड़ताल करने का निश्चय किया गया। उस दिन कलकत्ता मरुभूमि की तरह लगता था। प्रिंस सिर्फ आए और चले गए। तो इस प्रकार से असहयोग और खिलाफत के बीच में जो गतिविधियां हो रही थी और कुछ असहयोग आंदोलनकारी इतने उत्साहित हो गए थे कि प्रिंस ऑफ वेल्स की जो यात्रा थी उसके बहिष्कार में उन्होंने उनका स्वागत करने वाले पारसी या धनाढ्य लोग थे उनका विरोध में बलवा कर दिया, जिससे गांधी जी बहुत क्षुब्ध हुए। ऐसी विराट परिस्थितियों में भी गांधी ने संयम बनाए रखा और इस आंदोलन को आगे ले जाने का उन्होंने बीड़ा उठाया। धन्यवाद। प्रोफेसर जलालुद्दीन काठात, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज,